सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस अमित सर। तो बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे सम्स भी किए हैं, आपको होमवर्क्स भी दिए हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का। तो आज एक नया टॉपिक हम करने वाले हैं, दैट इज फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है पहले वो समझेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब आगे के फुल फ्लेश सम करने के लिए ये टॉपिक होना जरूरी है, क्योंकि आगे के सम्स में ये भी साथ में आता है फुल फ्लेश सम्स में, इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स का अकेला इस पे सम्स पूछते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द फोरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है सर? इट इज फोरफीचर मतलब cancellation of shares allotted to shareholders due to non-payment of call money। मतलब कॉल मनी नहीं भर रहे शेयर होल्डर्स से वो शेयर्स वापस ले लेना और उनका शेयर होल्डिंग कैंसिल कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर, यानी जो शेयर्स हमने शेयर होल्डर को दिए थे, उन्होंने हमारे को एप्लीकेशन दिया था, हमने उनको बोला शेयर अलॉट कर रहे हैं, उन्होंने अलॉटमेंट मनी भरा, बट बाद में क्या किया, उन लोगों ने आगे का कॉल मनी भरा ही नहीं, कंपनी मांगते रह गई और उन्होंने पैसा भरा ही नहीं। तो जब पैसा वो लोग नहीं भरेंगे तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? कंपनी क्या कर सकती है? उन शेयर्स को उनसे ले सकती है, कैंसिल कर सकती है उनकी मेंबरशिप को। तो वही कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप और शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी इज नोन एज फॉरफीचर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब यही है कि उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाए, उनको शेयर होल्डर नहीं रखेंगे हम कंपनी में। सो दैट इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्यों करती है कंपनी? क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी पैसा मांगते मांगते थक जाती है और एक लिमिट आती है, उसके बाद कंपनी पैसा नहीं मांगती है और बोलती है कि एक काम करो, अब आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहे, आपके शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए हैं और जो आपने पहला पैसा भरा था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। और ये पहले से टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है कंपनी के पास। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, एप्लीकेशन 2 रुपया था, अलॉटमेंट 3 रुपया था, फर्स्ट कॉल 2 रुपया था, फाइनल कॉल 3 रुपया था। तो एक बंदे ने क्या किया, ये पैसा 2 और 3 रुपया भर दिया और उसके पास सपोज 200 शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे, उसने 2 रुपये भर दिया, 3 रुपये भर दिया। अब कंपनी ने उससे फर्स्ट कॉल मांगा, उसने नहीं दिया, सेकेंड कॉल भी मांगा, नहीं दिया। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि इसके शेयर्स को कैंसिल कर दो, इसके शेयर्स को कैंसिल कर दो। तो कोई पूछेगा सर उसने 2 रुपया भरा था, 3 रुपया भरा था, मतलब 200 इंटू 400 रुपया, 200 इंटू 600 रुपया, 400 1000 रुपया जो इसने भरा था वो कंपनी इसको वापस देगी क्या? नहीं सर, कैंसिल हो जाएगा, वो पैसा कंपनी के पास आ जाएगा, वो पैसा भी कंपनी के पास रहेगा। और जो ये पैसा नहीं भरा है इसने, इस वजह से कंपनी इसके शेयर्स को कैंसिल कर देगी और इसको शेयर होल्डर से निकाल देगी और कंपनी के पास अपने शेयर्स वापस ले लेगी। इसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। सो फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है सर, इट इज कैंसिलेशन of shares of a shareholder due to non payment of call money। कॉल मनी शेयर होल्डर नहीं भरता है, कंपनी थक जाती है बोल बोल के, पर फिर भी वो पैसा नहीं भरता है, तो उसके लिए उसको शेयर्स कैंसिल करना पड़ेगा। सो दैट इज नोन एज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब फोरफीचर के बाद क्या होगा? कंपनी के पास वो शेयर्स वापस आ जाएंगे। तो कंपनी के पास वो शेयर्स वापस आ जाएंगे तो कंपनी क्या करेगी? और किसी दूसरे को इश्यू कर देगी, क्योंकि कंपनी को शेयर्स अपने पास नहीं रखना, उससे पैसा तो जनरेट होना चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी? जो फोरफीट किए हुए शेयर्स है, जो वापस लिए हुए हैं शेयर होल्डर से शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, वो किसी और को री इश्यू करेगी लोअर प्राइस पे। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं सर? री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में टोटल 8 एंट्री तो अब तक कर चुके हैं, अब और इसकी 3 एंट्रीज आएगी, वो हमको अभी सीखनी है और उसके बाद हमारे सारे एंट्रीज इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम फुल फ्लेज सम पे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, सो नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि फोरफीचर क्या होता है और रेशियो ऑफ फोरफिटेड शेयर्स क्या होता है। सर फोरफीचर का मतलब होता है
कैंसलेशन ऑफ शेयर्स ऑफ अ शेयर होल्डर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ठीक है। कंपनी कंटिन्यूस रिमाइंडर दे रही है पैसा भरो और बाद में बोलती है एट लास्ट कि अगर आप पैसा नहीं भरोगे तो आपके शेयर्स कैंसिल कर देंगे हम। तो शेयर होल्डर कुछ रिप्लाई नहीं देता तो शेयर्स कैंसिल कर देंगे और जो शेयर होल्डर ने पैसा भरा था वो भी कंपनी अपने पास रखेगी और शेयर्स भी अपने पास वापस ले लेगी और जब वो शेयर्स कंपनी के पास रहेंगे तो वो और किसी को भी दे सकती है, उसको बोलते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो हम ये चीजें करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो देखिए एंट्रीज कैसी होती है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सर 8 एंट्री कर चुके हैं, नाउ 9th एंट्री इज फॉर forfeiture ऑफ शेयर्स। कोई भी शेयर हो सकता है, इक्विटी या प्रेफरेंस, तो जो भी होगा वो लिखने का। forfeiture ऑफ शेयर्स। तो एंट्री क्या होगी सर, जब शेयर इशू करते हैं हम लोग, शेयर इशू करते हैं तो हम शेयर कैपिटल क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। अब शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर्स वापस ले रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैसे शेयर कैपिटल, जब हम शेयर देते तो क्रेडिट होता था, देखो ना ट्रांसफर की एंट्री में आप क्या करते थे, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, हर जगह टू शेयर कैपिटल आता था क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि देखो आज आप इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो तो फ्यूचर में वापस देना भी तो है। आपको बोला हुआ था ना कंपनी वाइंड अप होगी तो पैसा वापस देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी। तो कंपनी का लायबिलिटी जब शेयर इशू करते हैं तो बढ़ता है क्योंकि अभी वो पैसा ले रही है, बाद में फ्यूचर में उसको वापस देना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लायबिलिटी। मैंने पहले भी आपको बताया है क्योंकि ये सब पैसा कंपनी लेती है, अभी बाद में वापस फ्यूचर में देगी वापस से, ठीक है, रिटर्न किसको, शेयर होल्डर्स को। तो अब हम जब शेयर बेचते हैं तो हमारे लिए शेयर कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ती है, अब शेयर हम वापस ले रहे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, शेयर कैपिटल लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बट इसके ब्रैकेट में जो मैं अब लिख रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यहां पे आप लिखेंगे कॉल्ड अप वैल्यू। हाँ, क्या होता है ये कॉल्ड अप वैल्यू, वो मैं आपको समझाता हूं अभी। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या है, इन शेयर होल्डर से आपने कितने पैसे मांगे थे। सपोज एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, ठीक है, मिस्टर ए है एक बंदा जिसके पास 200 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन 2 रुपया है, अलॉटमेंट भी 2 रुपया है, फर्स्ट कॉल 3 रुपया है और फाइनल कॉल भी 3 रुपया है, ठीक है। ये अपने पास टोटल 10 रुपया हो गया इशू प्राइस, पार पे इशू है इसका मतलब। तो कंपनी ने क्या किया, इसने ये 200 शेयर्स पे 2 रुपया भी भर दिया, अलॉटमेंट भी भर दिया, फर्स्ट कॉल भी भर दिया, ठीक है। अब लास्ट में क्या हो गया, इसने फाइनल कॉल नहीं भरा और फाइनल कॉल नहीं भरा तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। अच्छा, इस केस में बताओ, कंपनी ने इसने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट कॉल भी भरा, फाइनल कॉल कंपनी ने उस शेयर होल्डर को किया पर उस शेयर होल्डर ने नहीं भरा। इसका मतलब कंपनी ये 10 रुपए में से कितना रुपया मांग चुकी है, पूरा का पूरा 10 रुपया मांग चुकी है। तो जितना पैसा कंपनी शेयर होल्डर से मांग चुकी है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। तो इस केस में कंपनी ने पूरा का पूरा 10 रुपया मांगा है, उसने 7 रुपए भरा है, 3 नहीं भरा है, तो कॉल्ड अप वैल्यू 10, मतलब कंपनी ने कितना पैसा मांगा है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने पैसा मांगा, एप्लीकेशन तो वो खुद भरेगा 200 शेयर्स पे, अलॉटमेंट भी उसने भर दिया, अब कंपनी ने किया फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल का ही पैसा मिस्टर ए ने नहीं भरा, फर्स्ट कॉल का ही पैसा मिस्टर ए ने नहीं भरा, कंपनी ने उसको फाइनल कॉल किया ही नहीं और उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, तो इस केस में उसको फाइनल कॉल नहीं किया गया है, तो कंपनी ने कितना पैसा मंगाया है, खाली 7 रुपया, मतलब यहीं तक कॉल किया है। क्यों कंपनी ने यहां तक ही कॉल किया, कंपनी की मर्जी, पर कंपनी ने कॉल यहां तक ही किया है क्योंकि कंपनी ये देख रही है कि ये पैसा ये 3 रुपया नहीं भरेगा तो फाइनल कॉल कैसे भरेगा, इसीलिए वो क्या की कंपनी ने ये किया कि 3 रुपया मंगाया ये फर्स्ट कॉल का और उसने नहीं भरा, तो कंपनी ने उसको ये 3 रुपया कॉल ही नहीं किया। अगर 3 रुपया कॉल नहीं किया मतलब कंपनी ने उससे कितना मंगाया, इतना ही मंगाया, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी, 7 रुपीज, तो यहाँ पे 7 रुपीज आएगा।
डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आप कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे। व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू? कंपनी ने उस शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगाया है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, दिस इज कॉल्ड अप वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। कंपनी ने जितना पैसा मंगाया है उसको बोलेंगे कॉल्ड अप वैल्यू। अब ये 2, 2, 3 और 3 टोटल मिला के 10 रुपया था, पर कंपनी ने उससे ये पैसा मंगाया ही नहीं, सिर्फ 7 रुपए तक मंगाया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप वैल्यू। मैं अभी आपको एंट्री समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? इट इज द वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय कंपनी टू बी पेड बाय शेयर होल्डर। मतलब कंपनी शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगा रही है, दैट इज कॉल्ड अप वैल्यू। अगर उसने यहीं तक मंगाया तो कॉल्ड अप वैल्यू 7 होगी। अगर उसने उसको फाइनल कॉल भी कर दिया तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी? 10 रुपया। सो कॉल्ड अप वैल्यू इज दिस। फिर है नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा, पर एक ही कंडीशन है, डेबिट कब होगा? इफ नॉट पेड। इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड मतलब अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं भरा है। प्रीमियम कहीं भी वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम कैन बी एट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। पर अगर वो प्रीमियम शेयर होल्डर नहीं भरा है तो डेबिट करने का आपको कैसे पता चलेगा नहीं भरा है? क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब कैसा दिया क्वेश्चन में? सपोज फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है और वो फर्स्ट कॉल बंदे ने नहीं भरा है, तो प्रीमियम भी नहीं भरा है, सो दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, तो ही डेबिट हो। अगर शेयर होल्डर ने पे कर दिया प्रीमियम तो डेबिट नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी हम फोर फीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर forfeited account और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इसका मतलब क्या है सर? शेयर फॉरफिटेड अमाउंट अकाउंट में क्या आएगा? अमाउंट ऑलरेडी पेड। मतलब शेयर होल्डर ने जो पैसा ऑलरेडी भर दिया था, ये कंपनी का टोटल मुनाफा है। क्यों? सपोज 2 और 2 4, 4 इंटू 200 यानी 400 रुपया कम 800 रुपया क्या हो चुका है? शेयर होल्डर भर चुका है और कंपनी ने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंपनी के पास ये पैसा प्रॉफिट हो गया, तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो इसलिए कंपनी के लिए इनकम है, इसलिए टू शेयर फॉरफिटेड। और टू कॉल्स इन एरियर अमाउंट नॉट पेड, जो पैसा नहीं भरा है वो यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट नॉट पेड। ये कहां से मिलेगा आपको? शेयर फॉरफिटेड। ये तो आपको पता चलेगा कि शेयर होल्डर ने कितना पैसा भर दिया है, वो आएगा। शेयर फॉरवर्ड ने इस केस में कितना पैसा भर दिया था? 4 रुपए भर दिया था 200 शेयर्स पे, मतलब 200 इंटू 4 800 रुपए आ जाएगा। और कॉल्स इन अरियर मतलब कितना नहीं भरा है वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। कॉल्स इन अरियर जितना भी आता है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। आपके 8 एंट्री में जितने भी कॉल्स इन रहेंगे वो यहाँ पे सब आ जाएंगे, जो नहीं भरा है पैसा। सो दिस इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ नॉट पेड, टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऑलरेडी पेड यानी शेयर होल्डर जितना भर चुके हैं, एंड टू कॉल्स इन अरियर अमाउंट नॉट पेड, जो पैसा नहीं भरा है। सो दिस इज व्हाट फॉरफीचर ऑफ शेयर के एंट्री, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। याद रखना एंट्री और अमाउंट अकॉर्डिंगली हम सम करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट इज, एक बार शेयर फॉरफिट हो गए सर, नेक्स्ट एंट्री विल बी इन शेयर्स को कंपनी क्या करेगी? री इश्यू करेगी। फॉर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी ये फॉरफिटेड शेयर्स को हम क्या करेंगे? री इश्यू करेंगे। री इश्यू करेंगे मतलब वापस से किसी दूसरे शेयर होल्डर को शेयर बेच देंगे, तो बेच देंगे। अब इसमें क्या होता है? इस केस में शेयर बेचने में हम पैसा इंस्टॉलमेंट नहीं मारेंगे, क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। शेयर होल्डर को इंस्टॉलमेंट दिया तो उसने आधा पैसा भरा, आधा नहीं भरा। अब इस केस में क्या होगा? री इश्यू जब भी होगा पैसा वन शॉट लेने का। वन शॉट मतलब एक ही बार में 10 का 10 रुपया दे या फिर 9 रुपया, जो भी हम दे रहे हैं वो पूरा एक साथ में पैसा आ जाना चाहिए। तो क्या होगा? इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्टली पैसा आएगा बैंक कंपनी के पास, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट डायरेक्टली, ठीक है। फिर शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है सर, देखिए ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है। बैंक अकाउंट कितने में री इशू किया वो आ जाएगा, कितने रुपए में री इशू किया आपने शेयर वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आएगा सर लॉस ऑन री इशू, मतलब कितना नुकसान में आपने ये शेयर को बेचा है। सपोज 10 का था 9 में बेच दिया तो 1 रुपया लॉस हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा सर, प्रीमियम, जो भी प्रीमियम होगा वो आ जाएगा अगर शेयर प्रीमियम पेश हो। हाँ, ये और ये दोनों साथ में नहीं आएगा, अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, क्योंकि या तो आप 9 रुपए बेच सकते हो या तो 11, दोनों में तो नहीं बेच सकते आप। सो दैट इज फोरफीचर के बाद री इश्यू आपने किया है। सो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में, जितने में री इश्यू किया है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन री इश्यू, मतलब जितना लॉस हुआ है आपको, 10 का 9 में बेच दिया आपने, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो दिस इज एंट्री फॉर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। आई होप दिस इज क्लियर, री इश्यू की एंट्री है। देन द नेक्स्ट एंट्री इज 11th एंट्री फॉर बैलेंस इन शेयर forfeited account transfer to capital reserve। कैपिटल रिजर्व इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है तो ये बार बार नहीं करती है। हाँ, किसी शेयर होल्डर का ऐसा होता है कि शेयर फॉरफिट करने की जरूरत पड़ी, ये बार बार नहीं होता है। मतलब ये कंपनी को जो शेयर कैंसिल करने पे फायदा होता है। फायदा ये क्यों, किसी ने 4 रुपए भर दिया और बाद में उसका कंपनी ने शेयर कैंसिल कर दिया तो 4 रुपए जो कंपनी को मिला है 200 शेयर में, मतलब 800 रुपए वो कंपनी का फायदा ही है, प्रॉफिट ही है, नेट प्रॉफिट है, उसके लिए कुछ नहीं जाएगा। कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया, जो शेयर होल्डर ने पैसा पहले से भर के रखा था वो गया, खत्म, कैंसिल हो गया, वो पैसा शेयर होल्डर को वापस नहीं मिलेगा, वो कंपनी के पास रहेगा। तो वो कंपनी के पास कहां जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। क्यों, ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये कंपनी का प्रॉफिट है। पर ये कैसा प्रॉफिट है, ये बार बार होने वाला प्रॉफिट नहीं है, ये मेन बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है। तो जो कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है वो एक अकाउंट में जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है सर, ऐसे प्रॉफिट जो बार बार नहीं होते, कोई सर्कमस्टांसेस, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस वजह से आपको प्रॉफिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप का बिजनेस है शर्ट्स बेचने का, कपड़े बेचने का, पर आपने कभी एक टाइम ऐसा आया कि कोई एक दुकान था आपका और आपने किसी को बेच दिया और उस पर प्रॉफिट कमाया। तो आपका रेगुलर बिजनेस था कपड़ा बेचने का, पर आपने कभी क्या किया, ये एक शॉप बेच दिया और उससे भी प्रॉफिट कमाया। तो ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और एक प्रॉफिट होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब बिजनेस से हुआ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कैसा है कंपनी का, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। तो जो भी कैपिटल प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये फायदा हो रहा है कंपनी को, कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें जितना भी बैलेंस है वो सब कहां जाएगा सर, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और इस अकाउंट में से कैसे जाएगा सर, ये फायदा हो रहा है कंपनी को शेयर फॉरफिट करने से और ये नुकसान हो रहा है कंपनी को शेयर इशू करने से, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा आपको। मतलब आई विल से एंट्री नंबर 9 का जो शेयर फॉरफिटेड है, एंट्री नंबर 9 में जो शेयर फॉरफिटेड है, इतना पैसा मिल चुका है, माइनस एंट्री नंबर 10 का जो शेयर फॉरफिटेड डेबिट में, इन दोनों का डिफरेंस विल गो टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी सर, शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री तो मैंने बना दी है, तो एंट्री विल बी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 9 माइनस 10, 9 में फायदा और रीइश्यू करने पे नुकसान, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका फायदा कितना हो, नेट प्रॉफिट, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो दिस इज बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री विल बी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, इधर एंट्री बना के दिया हुआ मैंने। सो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस एंट्रीज। टोटल और 3 एंट्रीज आपके पास आ गई है, ठीक है। इसका कैलकुलेशंस बहुत ही अच्छा है और मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो ये 3 एंट्रीज है आपको और याद रखनी है। 8 एंट्रीज आपने याद करी हैं और ये 3 और, टोटल 11 एंट्री हो गई। अब हम इसके बाद फुल फ्लैश सम आराम से एकदम मस्त इजीली कर सकते हैं,
ठीक है। उसके पहले हम एक इसी को लेके एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप ये एंट्रीज पहले लिख लीजिएगा, बाद में वो एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी, तो जिससे आपको इन एंट्रीज ये सब में कैसे क्या होता है वो आपको एक बार पता चल जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्या है वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और वो एंट्री कैसे बनेगी वो ध्यान रखना है। चलिए, ये 3 एंट्रीज 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में अलग से पूछते हैं, बड़े सम्स के अलावा, ठीक है। बड़े सम में तो पूछेंगे ही, उसके अलावा ये अलग से उनका फेवरेट चीज है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड forfeited 500 shares of Mr. A due to non-payment of call money ₹2 per share. The forfeited shares were reissued at ₹9 per share to Mr. B. Mr. B को रीइश्यू कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹3, फाइनल कॉल ₹2, टोटल ₹10 हो गया इश्यू प्राइस। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम एग्जांपल में ले रहे हैं, ए लिमिटेड forfeited 500 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, 500 शेयर्स थे मिस्टर ए के जो फॉरफिट कर दिए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी टू। फाइनल कॉल नहीं भरा मिस्टर ए ने, तो कंपनी ने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। द forfeited शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर। कितने का शेयर है? ₹10 का, रीइश्यू कितने में किया? 9, ₹1 नुकसान, ठीक है। तो अभी हम फॉरफिट करते हैं शेयर्स को। ये सब जो ब्रैकेट में लिखा है वो अच्छी तरह से आप लिख लेना और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बोलिए, अभी एंट्री तो मैंने लिख के रखी है सामने। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या था ब्रैकेट में? कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है? कितना कॉल किया है कंपनी ने। अब मेरे को एक बात बताओ, कितना नहीं भरा उसने? ₹2 नहीं भरा। ₹2 नहीं भरा मतलब कौन सा ₹2 है? फाइनल कॉल नहीं भरा, मतलब कंपनी ने इससे पूरा पैसा मंगाया होगा। फाइनल कॉल नहीं भरा, इसका मतलब क्या? कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया तभी तो उसने फाइनल कॉल नहीं भरा। 10 का ₹10 मंगाया तभी तो कंपनी बोल रही है उसने फाइनल कॉल नहीं भरा। फाइनल कॉल नहीं भरा मतलब कंपनी ने उसको फाइनल कॉल किया है, और फाइनल कॉल किया है मतलब ये ₹2, ₹3, ₹2 सब पैसा मंगाया है कंपनी ने। मतलब फाइनल कॉल नहीं किया मतलब फाइनल कॉल नहीं भरा, मतलब पूरा का पूरा ₹10 मंगाया। तो मंगाया मतलब कॉल्ड अप वैल्यू। सर उसके शेयर्स कितने कैंसिल हो रहे? 500, और एक का कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 10। कैसे पता चला कॉल्ड अप वैल्यू 10 है? क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया है, दैट इज कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। तो ये डेबिट होगा, कितना हो जाएगा सर? 5000। सिक्योरिटीज प्रीमियम सर इफ नॉट पेड था, पर इस क्वेश्चन में प्रीमियम का कोई सवाल ही नहीं है, तो मैं प्रीमियम हटा दूंगा। यहाँ पे प्रीमियम आएगा तो फिर हम करेंगे। शेयर फॉरफिटेड, ब्रैकेट में क्या लिखा था? अमाउंट ऑलरेडी पेड। अच्छा मुझे बताओ, 500 शेयर्स पे उसने कितना पैसा ऑलरेडी भर दिया था? सर 2 नहीं भरा था, तो बाकी सब भर दिया था ना। 2 ही नहीं भरा तो बाकी सब भर दिया। 3, 2, 5 और 3, ₹8 भर दिया था। ₹8 भर दिया तो इंटू 8 यानी कितना आ जाएगा सर? 4000। सर ये जो पैसा इसने भर दिया था वो कंपनी के पास चला जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा इतना, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर मतलब कितना नहीं भरा सर? खाली ₹2 नहीं भरा। ₹2 नहीं भरा तो 500 इंटू ₹2 नहीं भरा, मतलब कितना हुआ? ₹1000 नहीं भरा उसने। अब ₹1000 नहीं भरा, ₹4000 भरा, फिर भी शेयर्स कैंसिल कर दिए। यस, कंटिन्यूअस नॉन पेमेंट आप करोगे तो आपके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4000 कंपनी के पास आया है, ये कंपनी का शेयर फॉरफिट करने का प्रॉफिट है, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी? ये शेयर्स 500 शेयर्स कंपनी के पास आ गए, अब कंपनी किसी दूसरे को रीइश्यू करेगी एक साथ में, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया था? फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर टू मिस्टर बी को रीइश्यू कर दिया। अच्छा मिस्टर बी को रीइश्यू किया तो कैसे किया? कितने रुपए में रीइश्यू किया? ₹9 में। तो क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ रीइश्यू यहाँ पे आएगा, 500 शेयर रीइश्यू किया इंटू ₹9 में, तो कितना आएगा कंपनी के पास? ₹4500 आएगा।
लॉस ऑन रीइश्यू, सर लॉस कितना हुआ रीइश्यू पे बताओ, कितने कम में बेचा, 10 रुपए का शेयर था 9 में बेचा तो 1 रुपए नुकसान हो जाएगा, तो क्या होगा 500 इंटू 1 यानी 500, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आएगा तो 500 इंटू फेस वैल्यू कितना है सर 10, 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर 5000। अब रीइश्यू हुआ है लॉस में तो प्रीमियम की बात ही नहीं होती है, प्रीमियम पे होएगा नहीं तो प्रीमियम हट जाएगा, मतलब ये हो गया आपका रीइश्यू का एंट्री। ठीक है, अब यहां पे कौन सा एंट्री आएगा सर, फायदा कितना हुआ फॉर फीचर करने पे 4000 का, नुकसान कितना हुआ फॉर फीचर करने पे 500 का, मतलब नेट फायदा कितना हुआ 4000 फायदा हुआ, उसमें से 500 नुकसान हो गया रीइश्यू करने पे, तो 4000 माइनस 500 मतलब कितना हुआ 3500 इस एंट्री में आएगा, ये नेट फायदा है आपका। कैसे सर, जब आपने फॉरफिट किया तो 4000 मिला आपको, अब जब आप रीइश्यू करे वही शेयर तो आपको 500 का नुकसान हो गया, तो 4000 माइनस 500 कितना हो गया, या फिर आप ऐसा कर सकते हो इधर क्रेडिट में इधर डेबिट में सेट ऑफ करने के लिए 4000 माइनस 500 तो 3500 कहां जाएगा सर कैपिटल रिजर्व। और एक बात ध्यान रखने का, ये एंट्री उनके लिए है जो शेयर्स फॉरफिट हुए और रीइश्यू होंगे, जो शेयर फॉरफिट हुए बट रीइश्यू नहीं हुए उसके लिए कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री नहीं आएगा, वो हम बाद में डिटेल में और अच्छी तरह से करेंगे। आई होप दिस एंट्रीज आर वेरी क्लियर टू यू ऑल, फंडा एकदम क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंट्रीज याद कीजिए। अभी 11 एंट्रीज हो गई, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, फुल फ्लैश सम लेंगे, इनको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और विद डिफरेंट एग्जांपल्स, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, एंट्रीज याद कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछिए। ठीक है बच्चों, कमेंट कीजिए क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप पता नहीं चलता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे इसी तरह से पढ़ना है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको समझ में आया है तो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, और होमवर्क अच्छे से करिए, होमवर्क करिए क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप होमवर्क तो कर ही सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।